All right. We have started with G code and M code और आप लोग को ऑलरेडी जी कोड और एम कोड का पूरा डिटेल्स दे दिया था. आई होप यू पीपल हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड आप लोग ने उसको याद किया है. बुक है ना आपके हाथ में सब लोग के? लिख रहे हो ना सब लोग? हाँ। हाँ सर। कोशिश करो कि एक बार ये जो जी कोड एम कोड आप लोग को दिया था एक बार गो थ्रू कर लो. बिकॉज जब मैं अभी डायरेक्ट कोड बोलूँगा ना तो आपको वापस बार बार पेज पलटना पड़ेगा. तो इट इज़ बेटर फॉर यू टू रिमेंबर दोज कोड. और मेरे को यकीन है आप लोग के ऊपर कि आप लोग ने उसको याद नहीं किया है. आज लेक्चर के बाद डायरेक्ट आज बुक उठी है आप लोग की. चलो सर मैं जा रहा हूँ, आप भेज देना रिकॉर्डिंग। हाँ है ठीक. क्या बोल रहे हैं? प्लीज गो थ्रू द कोड्स and I will let you know when to write. First, let me finish the template part.
ऑलराइट, ये लिखा। अब आप ना, आप लोग का रिवीजन बंद करो एंड स्टार्ट राइटिंग दिस इम्पोर्टेंट। सब लोग लिख रहे हैं ना? हाँ सर। सर ये लिखने का है? हाँ, लिखने का है, बोला ना अभी। सर आपने हमें जी कोड में G99 दिया ही नहीं था। G99 दिया ना यार, नहीं दिया, रिटर्न टू G95 ही रेफरेंस लेवल। दिया था। हम्म। G99 नहीं दिया, रिटर्न टू रेफरेंस लेवल लिख लो उसको। क्या है सर? G99? रिटर्न टू रेफरेंस लेवल। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो।
हुआ? हाँ सर हुआ। अब जो हाँ सर ठीक है। ये भी लिख लो। ऑलराइट, ये लिखा। अब हाँ सर। ये जो नंबर है 41, दिस 41 कैन बी एनी नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ये क्यों लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मेक श्योर यू लिसन एवरीथिंग प्रॉपरली एंड केयरफुली। ये जो नंबर है G41, दिस इज नॉट अ स्पेसिफिक नंबर, इट कैन बी एनी नंबर। बेसिकली दिस इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम और द नंबर ऑफ द प्रोग्राम। मतलब कैसा है, अगर मेरे पास 1 से लेके 100 तक प्रोग्राम है और मेरे को आपको बोलना है कि एक पर्टिकुलर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो, तो आप कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे? तो उसके लिए आइडेंटिफिकेशन है, दिस इज द एड्रेस ऑफ द, नॉट द एड्रेस बट द नेम ऑफ द प्रोग्राम। मतलब अगर आपके हार्ड डिस्क में 1000 प्रोग्राम्स हैं और आपको एक पर्टिकुलर प्रोग्राम, तो फॉर एग्जांपल आपने, चलो एक एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, A B C D E ऐसे ऐसे जेड तक आपने प्रोग्राम लिखे हैं, मतलब ये अल्फ़ाबेट के प्रोग्राम। अल्फ़ाबेट के प्रोग्राम से मेरा मतलब है कि अगर की कोई वर्कशॉप है और आप सिर्फ अल्फ़ाबेट्स बनाते हो, राइट, यू ओनली मेक अल्फ़ाबेट्स। तो ये अल्फ़ाबेट बनाने के लिए अगर आपने बी बनाया, राइट, तो ये अल्फ़ाबेट बनाने के लिए हमको टूल को मूवमेंट करना है, टूल का मूवमेंट। अब ये प्रोग्राम जो बनेगा, जो प्रोग्राम रहेगा इसका ए का काम करने के लिए या एक अल्फ़ाबेट ए बनाने के लिए, तो वो जो प्रोग्राम है वो समझो फॉर एग्जांपल 15-20 लाइन का प्रोग्राम है, 15 to 20 लाइन का प्रोग्राम है, तो उसको आपने नाम दे दिया 01, राइट। फिर आपने क्या किया, आपने टेप चालू किया एंड आपने प्रोग्राम लिखा, एंड आफ्टर राइटिंग दैट प्रोग्राम यू एंड दैट प्रोग्राम। यहाँ पे आपने जाके ख़त्म कर दिया। अब ये हो गया ए का। सिमिलरली आपने बी का लिखा 02, आपने प्रोग्राम लिखा, आपने एंड किया। अब
For example, I have to write the name of a company, और चलो नेम ऑफ अ कंपनी नहीं है, चलो एक वर्ड लेते हैं, AEROPLANE। राइट, इसके अंदर अगर मुझे एरोप्लेन लिखना है, जो कि मेटल पे लिखना है, या मेटल से अल्फाबेट बना के मेरे को AERO पूरा लिखना है, तो ये तो हुआ एक पूरा मेरा जॉब। मगर इसके अंदर सब प्रोग्राम्स आ रहे कि नहीं आ रहे? ए का अलग प्रोग्राम है, ई का अलग है, आर का अलग है, बराबर। हाँ दिस इज वन सिंगल जॉब, मेरा काम है। मतलब एक प्लेट है समझो, उसके अंदर एम्बॉसिंग भी करना है, तो भी मेरे को टूल यूज करना है ना। अगर एम्बॉसिंग का काम है तो भी मेरे को टूल यूज करना है। अब दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, अल्फाबेट बता रहा हूँ। 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, 9 अल्फाबेट्स हैं इसके अंदर। एरोप्लेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 9 अल्फाबेट्स। वैसे ही अगर आगे की भी कुछ लिखना है तो इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ, दिस इज वन वर्ड विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 9 प्रोग्राम्स। प्रोग्राम नंबर 1, प्रोग्राम नंबर 2, 3, 4 एंड अप टू 9। मगर इसके अंदर कौन सा रिपीट हो रहा है? ए सर। ए और ई। ई। ई मतलब अब मेरा प्रोग्राम कितने का हो गया? 7 7 प्रोग्राम, 7 कोड का प्रोग्राम हो गया, 7 प्रोग्राम का सब प्रोग्राम का ये पूरा प्रोग्राम हो गया। अब जब मैं ये वर्ड बनाता हूँ, ये पूरा वर्ड AEROPLANE, इसको शायद मैं नाम दूं, 100, और इसके अंदर मैं अभी ए को मैंने प्रोग्राम नंबर 1 दिया है, बी को प्रोग्राम नंबर 2 दिया है, सी को 3 दिया है, एंड सो ऑन। तो सबसे पहले मैं कौन सा प्रोग्राम कॉल करूंगा? मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा, ये कॉलिंग का जो मैं बोल रहा हूँ, कॉल करूंगा, ये कॉलिंग करने के लिए मुझे ये प्रोग्राम लिखना पड़ेगा ना पहले। तो हाँ मैं क्या सर। करता हूँ, प्रोग्राम ए, अल्फाबेट ए का प्रोग्राम लिख के सेव कर देता हूँ, बी का लिख के सेव कर देता हूँ, सी का, मतलब ये अगर मेरा ये टूल है, ये वर्कपीस है, एक नॉर्मल वर्कपीस, इसके ऊपर मेरा एक स्पिंडल आएगा, और इसको ये वर्कपीस में से, ये जॉब में से मुझे अल्फाबेट ए काट के देगा। अब ये अल्फाबेट ए बाहर आएगा, तो ये अल्फाबेट ए ऐसा कुछ दिखेगा। अल्फाबेट ए ऐसा कुछ दिखेगा। तो ये है अल्फाबेट ए बनाने का तरीका। वैसे ही अल्फाबेट बी, सी, डी, ई का प्रोग्राम लिख के मैंने कर दिया सेव। अभी सिर्फ ध्यान से सुनो, there might be some confusion, but when you look at the totality of the concept, you will come to know everything. ए का प्रोग्राम लिखा, बी का लिखा, उसको सेव कर दिया। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक फोल्डर खोलता हूँ, फोल्डर के अंदर ये क्या है, ये सब फोल्डर्स, हाँ के ना। हाँ अब इसके अंदर भी अगर मैं ये एक सब फोल्डर खोलता हूँ, तो उसके अंदर और सब फोल्डर्स होते हैं ना, डिपेंडिंग ऑन आपको कैसा फोल्डर्स बनाना है, ये सारा सारा। तो वैसे ही when we create a set of program, we have to have a particular name of the program.
ठीक है, अब वो नेम ऑफ द प्रोग्राम इज सेव्ड इन द हार्ड डिस्क, प्रोग्राम का नाम और उसके अंदर का कंटेंट मतलब के कोड्स वो हार्ड डिस्क में सेव होके रख जाता है। अब जब भी मेरे को अल्फाबेट ए का कोड लगेगा व्हेनेवर, तो बेसिकली मशीनिंग के लिए टूल मूवमेंट का रिकॉर्डिंग चाहिए ना, टूल मूवमेंट, टूल कहाँ कहाँ मूव हो रहा है, उस हिसाब से कटिंग होती है ना, हाँ कि ना। हाँ तो ये जो मूवमेंट की रिकॉर्डिंग है मैं ये लेके रखूंगा, मतलब उसके अंदर सेव किया मैंने। ये टूल मूव हो रहा है हमारा, ये टूल ए काट के देगा, वैसे ही ई। अब अगर ये मेरे को ए को 20 लाइन चाहिए कोड को, ई को 20 लाइन चाहिए, आर को 30 लाइन चाहिए, ओ को 25 लाइन चाहिए, पी को 20 लाइन चाहिए फॉर एग्जाम्पल, एल को 22 लाइन चाहिए, एंड ऐसे ही एंड सो ऑन। फिर एल हुआ ना, ए इज अगेन 20 लाइन, एन इज फॉर एग्जाम्पल 30 लाइन्स एंड ई इज 20 लाइन। तो मेरा जो ये 20 लाइन्स है और ये 20 लाइन्स है, ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे। अब आपके पास एक असाइनमेंट, आपका जो वर्कशॉप है आपके पास एक असाइनमेंट आता है कि आपको ये जो एरोप्लेन वाली जो पट्टी है, मतलब ये एम्बॉसिंग करना है जिसपे, ये आपको 1000 पट्टी निकालनी है एम्बॉसिंग करके, 1000 स्ट्रिप्स ऑफ एम्बॉसिंग। तो क्या आप ये जो अल्फाबेट्स है, मतलब ए का कोडिंग 20 लाइन, ई का कोडिंग 20 लाइन, ये 1000 बार अगर लिखने जाएंगे तो कितनी लाइन हो जाती है? अगर मैंने कन्वेंशनल मतलब मैंने दिमाग यूज नहीं किया तो इट विल बी हाउ मच, कितना है? 7,000 सर। 20,000 एक लाइन, एक अल्फाबेट। ई का 20,000। वैसे ही अगर मैंने इसको सेव नहीं किया होता अल्फाबेट को, तो मैं यहाँ पे भी वही कोड लिखता और यहाँ पे भी वही कोड, रिपीटेड कोड लिखता। तो मतलब एक एक खाली एरोप्लेन लिखने के लिए, वो भी 1000 बार, मेरे को ए को वापस से 20,000 और ई को वापस से 20,000, दो बार रिपीट हुआ ना। तो इमेजिन करो सिर्फ मेरे को इतना लिखने के लिए मेरे को 2 2 4 5 6 7 8, राइट, 80,000 लाइन्स मेरी सिर्फ ए और ई लिखने में जाती अगर मेरे को 1000 प्रोडक्ट लिखना है तो, बनाना है तो फिर ऑटोमेशन कहाँ गया? What is the use of automation if you have to write each and everything again and again? Now the convenience is that मैंने अगर ए का कोड या ई का कोड सर 20,000 कैसे हो जाएगा? इंटू 20 करो, कितना है? बासित। हाँ सर बराबर। तो ए ई का जो कोड है, अगर मेरे को अगर ए और ई एक ही बार आता तो मैं 1000 प्रोडक्ट बनाने के लिए 20,000 और 20,000 लाइन लिखता, मगर ए और ई दो बार आया है, रिपीट हुआ है। तो here I can save my space, and instead of writing the code again and again, I can go on repeat button, repeat the code। और repeat the code में अगर समझो मेरे पास ऑलरेडी saved codes हैं,
और मेरे पास आया कि अच्छा अगर आपने एरोप्लेन बनाया, एरोप्लेन का जो ये टेम्पलेट है, ये स्ट्रिप है, अगर आपने एम्बॉसिंग करी और आप एक वर्कशॉप में जाते हो, बोला आपने बोला कि एरोप्लेन का मेरे को ये स्ट्रिप चाहिए, इसमें एम्बॉसिंग करके देने का मेरे को, वो आपको फॉन्ट दिखाता है, देखो मेरे पास ये वाला फॉन्ट है, ये वाला फॉन्ट है, हाँ, और ये वाला फॉन्ट है। आपको आपको कैसे मालूम कि वो आपको सिलेक्टेड फॉन्ट दिखाता है, वो आपको नहीं पूछता आपको कौन सा फॉन्ट चाहिए, वो आपको बोलता है कि मेरे को ये वाला, ये मेरे पास ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो बोले नहीं मेरे को ये वाला नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा कुछ चाहिए। तो बोलता है अच्छा ठीक है, ये नया फॉन्ट है, इसके लिए मेरे को 2 दिन और एक्स्ट्रा लगेगा। वो 2 दिन और एक्स्ट्रा क्यों मांगता है? बिकॉज उसको इसका कोड लिखना पड़ेगा। उसके पास जो ऑलरेडी रेडीमेड कोड्स है, मतलब ये जो रेडीमेड कोड ए का, अगर आपने ये कोड में से सिलेक्ट किया तो बोलेगा ठीक है मेरे को, मैं आपको 2 दिन में डिलीवरी दे दूंगा। क्यों? बिकॉज उसको सिर्फ वो प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। यू हैव टू सेलेक्ट द प्रोग्राम ऑफ ए विच इज ऑलरेडी सेव्ड इन द पीसी। ए प्रोग्राम, ई का प्रोग्राम, आर का प्रोग्राम, उसको खाली सेलेक्ट करना है और उसको रन करना है अलाइन करके, मतलब स्पिंडल को अलाइन करके उसको प्रोग्राम रन किया, वो ए काट के देगा स्पिंडल। ई का प्रोग्राम रन किया, ई काट के देगा। समझ रहे कॉन्सेप्ट? समझ रहे हैं आप लोग? एनी डाउट? Yes, sir. एनीवन? Right. So these are pre-recorded, pre-saved programs that are basically used daily. क्योंकि ये जो अल्फाबेटिकल प्रोग्राम्स है, मतलब ये अल्फाबेट्स के प्रोग्राम है, ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर इट इज यूज, एवरीवेयर। टू मेक इट मोर क्लियर, ये देखो ये दिखा सबको क्या काटा? बी। बी। इसको काटने के लिए स्पिंडल को मूवमेंट करना पड़ा कुछ तो। अब वो स्पिंडल का जो मूवमेंट है इट इज प्री रिकॉर्डेड। मतलब क्या है? स्पिंडल ने पहले ये सेक्शन काटा, उसके बाद ये सेक्शन काटा, उसके बाद ये फेस में लिंक किया। गॉट इट? समझा? तो ये अल्फाबेट, ऐसे ही बहुत सारे अल्फाबेट थे हमारे पास, ए टू जेड। फॉर एग्जाम्पल बी काटा। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नाउ इतनी देर से आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोग्राम नंबर। आई डिड नॉट स्टार्ट विद द कोडिंग येट। मैं अभी सिर्फ प्रोग्राम नंबर पे था। तो प्रोग्राम नंबर देना इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आपके पास ऐसा कुछ असाइनमेंट आता है wherein you have a workshop and you have a CNC machine and people come to you or a customer comes to you and he asks for a job which is to be done on a sheet metal नहीं, on a plate,
and you are supposed to give him a plate which is embossed with the name aeroplane, just for example. तो आपको आपका प्रॉफिट इसमें ही है कि आप ये अल्फाबेट्स, ये जितने भी अल्फाबेट्स हैं, इसके जो भी प्रोग्राम लगने वाले हैं वो अपने पीसी में सेव करके रखो, and whenever as and when the requirements come you just run the save program and आपका जॉब डन। ठीक है, अब ये पीसी से रन करना मतलब क्या कि आपको मालूम होना चाहिए, आपने एक फोल्डर बनाया, एक फोल्डर बनाया अल्फाबेट्स का, अब वो अल्फाबेट का फोल्डर जब खोलोगे तो 001 प्रोग्राम नंबर 1 क्या है, अल्फाबेट ए, अल्फाबेट बी, अल्फाबेट सी एंड सो ऑन। ठीक है, वैसे ही आपने सिंबल्स का प्रोग्राम बनाया, अब सिंबल्स के अंदर पर्टिकुलर सेट, फिर उसके बाद आपने मैथमेटिकल सिंबल्स का प्रोग्राम बनाया, ग्रीक सिंबल्स का प्रोग्राम बनाया। तो आपने जो जनरल सिंबल्स यूज होते हैं मार्केट में, डिपेंडिंग आप कौन सा मार्केट कैप्चर कर रहे हो, तो वो सिंबल्स जो आपने बनाया वो आपने पीसी के अंदर सेव करके रखा। तो अब द गुड थिंग इज कि अगर अल्फाबेट या वर्ड एरोप्लेन के आगे अगर आपको हैशटैग लगाना हो तो आप ये सिंबल यहाँ से, ये फोल्डर में से, ये फोल्डर खोलोगे, इसके अंदर हैशटैग का कोडिंग ढूंढोगे। अभी समझो कोडिंग है 050, तो आप उसको रन करोगे, राइट, रन करोगे इस लोकेशन पे और इस लोकेशन पे, एंड योर जॉब विल बी डन। इसलिए दिस इज द एडवांटेजेस, दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ सीएनसी दिस थिंग कोडिंग, यू हैव द फैसिलिटी टू सेव द कोड। ये सेम प्रोग्राम अगर अपन कन्वेंशनल मेथड से करते, फॉर एग्जांपल लेथ मशीन, इमेजिन करो आप ये कन्वेंशनल लेथ पे कर रहे हो या कन्वेंशनल मिलिंग मशीन पे कर रहे हो, तो आपको लिटरली आपको खड़े होना पड़ता वहां पे, और आपको ये जो जॉब है ना इसको मैनुअल मूव करना पड़ता। बात समझ रहे कितना डिफिकल्ट होता? हाँ कि ना? हाँ सर। तो वो मैनुअल मूवमेंट is avoided now and you can actually leave the job inside the CNC machine and be relaxed because जब भी वो जॉब कंप्लीट होगा तो वो कंप्लीट जॉब होगा। alright, now coming to the original section, this was just the trailer and I wanted to show you that video, इसलिए मैंने आपको थोड़ा इतना लंबा प्रोग्राम नंबर पे इतना सारा डिटेल दिया। अब आता है एक्चुअल कोडिंग। अब एक्चुअल कोडिंग में, एक्चुअल सिनेरियो में क्या होता है, हमारे पास एक जॉब है, फॉर एग्जांपल अ सिंपल जॉब, मतलब मेरे पास एक नॉर्मल एक रैंडम सा ये था, शीट मेटल था, ऐसा कुछ शीट मेटल था मेरे पास। अब इसके अंदर से मुझे ये प्रॉपर शेप का जॉब कट करना है, मतलब आई हैव टू कट आउट a rectangular sheet, a rectangular sheet from the random raw material that has been provided to me। तो ऐसे केस में इसके अंदर कौन सा ऑपरेशन होगा? What is the operation to cut out this job? Point to point cut. सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट कट मतलब ड्रिलिंग होता है बेटा। Line to line. ऑपरेशन कौन सा होगा? दिस इज फेस मिलिंग ऑपरेशन, ऑलराइट। हाँ सर। दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड फेस मिलिंग ऑपरेशन। अब ऑपरेशन आप सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि अगर मुझे ये कटिंग करनी है तो ये कौन सा ऑपरेशन है, ऑलराइट। तो दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड फेस मिलिंग ऑपरेशन। अब फेस मिलिंग ऑपरेशन में आपने ये जॉब कट किया, बट इमेजिन करो कि आपने इसको लेबल किया था A to B, B to C एंड C to D। तो क्या मैं
A to B जाऊं, if my path is A to B, B to C, C to D and D to A, or my path is A to D, D to C, C to B and B to A, दोनों में से कौन सा करेक्ट है? सर दोनों ही करेक्ट है ना? दोनों करेक्ट है। मतलब ऐसा कुछ डिफाइंड रूट नहीं है कि हमको ये ही रूट फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने बी बनाया तो अगर ये सेक्शन वो पहले बनाता, ये सेक्शन बाद में बनाता, राइट, या आउटर सरफेस पहले बनाता या आउटर सरफेस बाद में बनाता, उससे फर्क नहीं पड़ता, unless and until it is wasting additional time. If it is taking the same time, same amount of time, it's fine, you can follow any step. But there are chances when the process may take more time if other step is followed. मतलब अगर ये स्टेप फॉलो किया और मेरे को 10 मिनट लग रहा है और ये स्टेप फॉलो किया और मुझे 10.15 सेकेंड्स लग रहा है, 10:15 लग रहा है, 10 मिनट 15 सेकेंड लग रहा है, 10 मिनट 15 सेकेंड, तो कौन सा फीजिबल है, कौन सा एडवाइजेबल है? 15 सेकेंड इज ओके और वी शुड आई गो फॉर एनी ऑफ द दिस थिंग? 10 मिनट्स वाला अच्छा है ना? तो 10 मिनट इंपॉर्टेंट, मतलब ये हर सेकेंड है ना, एवरी सेकेंड, बिकॉज देयर आर प्रोडक्ट्स जो 1 मिनट में 100 प्रोडक्ट बनता है, या 10 मिनट में 1000 प्रोडक्ट बनता है, या एक दिन में 10,000 प्रोडक्ट बनता है, वन डे में, एक शिफ्ट में, फॉर एग्जाम्पल। तो एवरी सेकेंड काउंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नट बोल्ट की बात करूं या थ्रेडिंग की बात करूं या और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसकी बात करूं, वह जहाँ पे ऑटोमेशन इंक्लूडेड, तो ऑटोमेशन इज बेसिकली included in the shop floor in order to reduce the manpower and increase the production rate of the shop floor. तो अगर ये रेट पे काम हो रहा है जहाँ पे एक दिन में 10,000 प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहे हैं एंड मार्केट में दे आर आउट इन द मार्केट फॉर सेलिंग, देन ये स्पीड रेट पे अगर मुझे मैन्युफैक्चरिंग करना है तो आई हैव टू हैव ऑटोमेशन इन माय शॉप फ्लोर। अब A to B, B to C, C to D and D to A अगर मैंने पाथ फॉलो किया और दोनों को सरप्राइजिंगली अगर यहाँ पे एज इन दिस केस अगर दोनों सेक्शन को 10-10 मिनट लग रहा है एक जॉब बनाने के लिए, तो इट इज ओके इफ यू फॉलो दिस पाथ और दिस पाथ, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। बट अगर यहाँ पे टाइम डिफरेंस हो रहा है तो यू हैव टू फॉलो द मिनिमम टाइम। अब ये मिनिमम टाइम कैसे मालूम होता है? ये मिनिमम टाइम मालूम होता है जब भी, अभी फॉर एग्जांपल आप में से सब लोग जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैंने आपको एक टेबल दिया, और इसके अंदर आई हैव कंपोनेंट दैट इज असेंबल करना है आपको एक पीसी, एक नॉर्मल सा पीसी आपको असेंबल करना है और सबके पास सेम कंपोनेंट्स है, टेबल के ऊपर रखे हुए हैं, सेम एग्जैक्टली सेम कंपोनेंट और एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे। मतलब अगर रैम यहाँ पे रखा है और हार्ड डिस्क यहाँ पे रखी है और मॉनिटर यहाँ पे रखा है और कीबोर्ड यहाँ पे रखा है एंड मदरबोर्ड यहाँ पे रखा है, तो एवरी, और स्क्रू नट बोल्ट और उसको फास्टन करने के लिए फास्टनर्स की जितने डिस्टेंस रखे, सबके टेबल पे वही आइडेंटिकल लोकेशन सबके टेबल पे रेप्लिकेट हुआ है। अब आपको बोला जाता है कि आप लोग एक कंपटीशन में हो और आप लोग क्या करो, आप लोग ये पूरा का पूरा जो टेबल है, टेबल पे आपके पास जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपको पीसी असेंबल करना है, आप पीसी असेंबल करके मुझे दो। आपको ये नहीं बताया गया कि सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन करना है, मतलब आपने शायद कोई मदरबोर्ड असेंबल करे सबसे पहले, या कोई हार्ड डिस्क पहले लगाए, या कोई मॉनिटर पहले लगाए, या कोई रैम पहले लगाए मदरबोर्ड के ऊपर, तो वो आपके ऊपर है, आपको एक फ्री हैंड दिया है। तो आपको नहीं लगता कि इसमें से सब लोग एक ही साथ पीसी असेंबल करके देंगे कि इसमें से कोई एक बच्चा रहेगा जो सबसे पहले पीसी असेंबल करके मेरे को देगा? कोई एक सबसे पहले कोई देगा। एक सबसे पहले देगा ना। तो जो सबसे पहला बंदा है जिसने पीसी असेंबल करके दिया, मतलब वो बंदे ने, और सब लोग एक्सपर्ट हैं पीसी असेंबल करने के लिए, सब लोग एक्सपर्ट हैं, तो वो जो बंदा है जिसने सबसे पहले पीसी असेंबल करके दिया, उसका जो वर्क फ्लो है वो हम रिकॉर्ड करेंगे।
राइट, कि उसने सबसे पहले क्या लगाया, उसके बाद क्या लगाया, उसके बाद, तो उसको जो पीसी असेंबल करने के लिए जो पूरा टाइम लगा, दैट बिकम्स अ स्टैंडर्ड असेंबली प्रोसीजर फॉर अ कंपनी। फॉर एग्जांपल अगर डेल है, एचपी है, या एसर है, या दिस थिंग है, आईफोन, आईपैड है, लेनोवो। लेनोवो है, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये जितनी भी ब्रांडेड कंपनीज हैं, अगर ये उनके शॉप फ्लोर पे जाओगे तो आई एम टॉकिंग अबाउट बिग ब्रांड बिकॉज दे हैव ऑटोमेशन इन द शॉप फ्लोर। अब वो ऑटोमेशन का जो सीक्वेंस होता है वहां पे होता है वर्क स्टेशन। अगर मैं यही सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि आई हैव अगर ये सिंपल सा असेंबली लाइन अगर मैंने लिया, प्रोडक्शन लाइन, ध्यान से देखो इसको, ये सबसे पहले क्या असेंबल कर रहे हैं? बॉडी सर। इसका नीचे का देखो ना, चेसी असेंबल्ड है, चेसी के ऊपर बॉडी असेंबल करेगा ना। चेसी गया, उसके बाद बैक पैनल, मतलब पूरा बॉडी हुआ वो। अच्छा, बैक पैनल के लिए एक सेपरेट स्टेशन था उसका, देखा, वो आगे गया पूरी बॉडी। और ये जो रोबोट है, ये रोबोट जो फास्टनर लगा रहा है, इसको कैसे मालूम कि वो पर्टिकुलर जो फास्टनर है वही लोकेशन पे है? प्री प्रोग्राम है ना वो। क्या होता है लॉजिक, क्या है वो प्रोग्राम का? तो उसकी जगह फिक्स है, वो चेसी वहां पे जाके रुक जाएगा। बासित, अगर मैं यही शॉप फ्लोर पे, अच्छा चल ये मॉडल अगर डिसकंटिन्यू हो जाता है मार्केट से, तो क्या करने हाँ का? सर, तो क्या होएगा? तो सब प्रोग्राम चेंज कर देंगे। उसको क्या बोलते हैं? किसको? वो प्रोग्राम चेंज करने को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज दैट फीचर इज कॉल्ड एज फ्लेक्सिबिलिटी, राइट, इन द शॉप फ्लोर। यस सर। मतलब क्या है कि अगर ये जो जितने भी रोबोटिक आर्म्स है ना, ये रोबोटिक्स आर्म जितना भी काम कर रहे हैं, अब ये रोबोटिक आर्म आर प्रोग्राम्ड टू अ स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट। इनको ये नहीं मालूम कि कार का दरवाजा, इनको खाली कोऑर्डिनेट दिया जाता है। ये देखो, ये जाके असेंबल किया ना इसने, दे आर वर्किंग ऑन बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट्स। कार का जो प्रॉपर डायमेंशन है, कार का जो प्रॉपर कोऑर्डिनेट है, वो उनको फीड इन किया जाता है उनके सिस्टम में, कंप्यूटर में। और रोबोट सिर्फ कोऑर्डिनेट्स पे ध्यान देते हैं, कोऑर्डिनेट कैसा रहेगा और उसका सीक्वेंसिंग। तो जब मैं आपको बोलूं कि, एक सेकेंड है, ये देखो मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, थोड़ा सेटिस्फैक्टरी लगेगा। ये जो कटिंग हो रही है ना शीट मेटल की, और ये जो वेल्डिंग हो रही है, स्पॉट वेल्डिंग,
सर वो लेजर कटिंग है? बहुत सारे टाइप की कटिंग है, ये कटिंग नहीं कर रहे, ये वेल्डिंग कर रहे हैं। स्पॉट वेल्डिंग है ना सर? हाँ, अगर यही मैनुअल ऑपरेशन होता, मैनुअल काम करते, तो बहुत सारा टाइम लगता। राइट, दिस इज द सेम थिंग। तो अब अगर मैंने आपको शॉप फ्लोर दिया, मतलब ये आपको वर्क स्टेशन दिया, और वर्क स्टेशन पे आपको बोला पीसी असेंबल करने को, तो पीसी असेंबल करने के लिए आपके पास एक पर्टिकुलर एक बंदा फर्स्ट आएगा पीसी असेंबल करने में, तो आई विल रिकॉर्ड दैट टाइम। और मेरा कंपनी है जो कि मैं पीसी असेंबल करता हूँ, तो मेरे को चाहिए कि प्रोसीजर क्या होना चाहिए। तो मैंने आप लोग को काम पे लगाया, आप लोग को कंपटीशन में लिया, आपको कंपटीशन में आपको प्राइस दिया, और आपको प्राइस दे के आपको बोला ठीक है टाटा बाय बाय कर दिया। मगर मैंने आपसे डेटा ले लिया। डेटा क्या लिया मैंने आपसे? लिया सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। सीक्वेंस क्या होना चाहिए, मैंने सबके सीक्वेंस रिकॉर्ड किए, सबके। राइट, अगर मेरे पास 20 पार्टिसिपेंट्स थे, 20 बेस्ट पार्टिसिपेंट्स थे, जो कि बेस्ट सेलेक्टेड पार्टिसिपेंट थे फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड, जितनी भी पूरी दुनिया में से मैंने बेस्ट 20 पार्टिसिपेंट्स उठाए, उनको कंपटीशन में लगाया, और उनको समझो मैंने 1 लाख रुपए प्राइज दिया। आप लोग सरप्राइज हो जाओ कि यार चलो यार, एक खाली पीसी असेंबल करने का मेरे को 1 लाख रुपए प्राइज मिल रहा है, बेस्ट पीसी असेंबलर, फास्टेस्ट पीसी असेंबलर। तो मैंने वो फास्टेस्ट जो पीसी असेंबलर था उसको मैंने रिकॉर्ड किया, सबकी रिकॉर्डिंग देखी, फिर मैंने उसकी रिकॉर्डिंग देखी, तो उसने एक सीक्वेंस में रिकॉर्ड किया था और कितने टाइम में रिकॉर्ड किया था। तो अब वो जो सीक्वेंस है मैं रिकॉर्ड करके अपने शॉप फ्लोर पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। कि पहले मैंने ये बंदे ने पहले मदरबोर्ड उठाया, मदरबोर्ड के ऊपर रैम लगाया, फिर उसके ऊपर और भी जितने सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं वो सारा लगाया, फिर वो सीक्वेंस फॉलो किया। तो दैट बिकम स्टैंडर्ड। मतलब अगर मैं अब कंपनी इंडिया में खोलूँ, यूएस में खोलूँ, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं भी खोलूँ, तो मैं वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर सब कंपनीज को बोलूँगा। अब सरप्राइजिंगली ये होता है मेरा प्रोसीजर। अब सिमिलरली अगर मैंने अभी जो आपको BMW सीरीज की जो असेंबली लाइन दिखाई वो बताया, मगर सेम असेंबली लाइन और सेम प्रोसीजर दूसरी कंपनी फॉलो नहीं करेगी। अगर आप सेम कार, मतलब कार तो एक ही होती है ना, कार को अगर मैं बोलूँ कि यार कार उठाना है, कार बनाने का है, तो आप बोलोगे यार कार तो ऐसी बनती है, नहीं। कार की हर एक मैन्युफैक्चरर अपना एक प्रोसीजर निकालता है इन दी असेंबली लाइन इन ऑर्डर टू ओरिएंट एंड इनलाइन करना अपने वर्कशॉप को या वर्क स्टेशन को, सीक्वेंस करना या सीक्वेंसिंग करना कि पहले वर्क स्टेशन पे क्या होगा, दूसरे वर्क स्टेशन पे क्या होगा, तीसरे वर्क स्टेशन पे क्या होगा, और वो वर्क स्टेशन के अंदर भी सीक्वेंस क्या फॉलो होगा, वो सारा का सारा कैटेगराइजेशन इज अंडर दिस प्रोसेस। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर, चलो अगर मैं अभी एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, तो आप लोग शादी में तो गए होगे, सब लोग गए ना, आज तक शादी अटेंड की है। हाँ सर। अब शादी में आप लाइन में लगते हो और आपको फिर एक प्लेट दी जाती है। अब प्लेट के अंदर आपके पास 2 कटोरी होती है और एक स्पून होता है, और फिर ये खाली सिस्टम लेके आप आगे जाते हो। राइट, ये खाली सिस्टम लेके आप आगे जाते हो। अब आपके ऊपर है, आप इसके अंदर ये जो कटोरी है उसके अंदर क्या डालते हो, ये कटोरी है उसके अंदर क्या डालते हो, और अपनी प्लेट में क्या क्या डालते हो। अब आपने लिया खाना, खाना खाना इज एन ऑपरेशन, मतलब कैसा है, ये जॉब जॉब बना के फाइनल प्रोडक्ट इस डायमेंशन का दिखना चाहिए, इज माय फाइनल एम। मतलब जैसे कि खाना खाना इज योर फाइनल एम, वैसे ये जॉब का जो फाइनल आउटलुक है या फाइनल दिस थिंग है डायमेंशन, ये मेरे को प्रोड्यूस करना इज माय फाइनल एम। अब आपने ये खाने में बासित को बोला खाने के लिए, खाना खाने के लिए, तो बासित ने क्या किया, सबसे पहले क्या उठाएगा, अगर उसके पास 4 कबाब के वैरायटी है तो सबसे पहले वो ए उठाएगा, फिर बी उठाएगा, फिर सी उठाएगा, फिर उसके बाद चावल खाएगा, फिर उसके बाद चावल के अंदर दाल डालेगा, फिर सब्जी डालेगा, फिर वो खाना खाना चालू करेगा।
मतलब बेसिकली बातचीत का सीक्वेंस ये है। सिमिलरली मैल्कम या कोई और क्या करेगा, सबसे पहले दाल चावल खाएगा, दाल चावल के बाद फिर वो कबाब पे जाएगा। कोई और बंदा क्या करेगा, सबसे पहले सलाद खाएगा, फिर रोटी खाएगा। मतलब आपका जो एम है वो आपके मेन एम क्या है आपका, खाना खाना। राइट, अब वो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, आपकी प्लेट में जितने भी बच्चे हैं सबकी प्लेट में सेम इंग्रेडिएंट्स हैं, मगर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप पहले क्या कॉम्बिनेशन लेते हो, आप पहले क्या खाना पसंद करते हो। मगर अल्टीमेटली आपने वो पूरी की पूरी प्लेट खत्म की और आपने अपना एम कंप्लीट किया खाना खाने का। वैसे ही ऑपरेटर जब ये प्रोडक्ट बना रहा है, ये प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्रोसेस यूज करे, मतलब पाथ ए बी सी डी फिर बैक टू ए यूज करे, या ए डी सी बी एंड बैक टू ए यूज करे। फाइनल वेंडर को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माई एम इज टू मेक द प्रोडक्ट। मैं कौन सा पाथ फॉलो कर रहा हूँ, कौन सा प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। वो कंपनी का लुकआउट है कि कंपनी किस लेवल पे ऑटोमेशन करती है और कितना जल्दी मुझे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके देती है। राइट, तो फाइनल आउटकम इज द फाइनल प्रोडक्ट विद द एग्जैक्ट डायमेंशन दैट आई हैव सबमिटेड। वैसे जैसे सिमिलर टू खाना, आपकी प्लेट में सेम इंग्रेडिएंट्स है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ऑपरेटर हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है। ठीक है, तो वो कोड्स जब आप लिखते हो ना, कोड्स, अब ये मैंने पूरी स्टोरी आपको इसलिए बताई क्योंकि जब आप कोड्स लिखते हो तो आप कोड लिखोगे ये पर्टिकुलर, एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा ये सिंपल सा क्वेश्चन, मगर आप इंडिविजुअल बंदे, आप क्या करोगे, आपका सबका कोड सेम नहीं होगा, हो ही नहीं सकता सेम कोड। आप क्या कर सकते हो, आपने ये वर्कपीस उठाया, अब मेरे पास अभी यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, अगर मैंने इनको इंडिविजुअल कोड लिखने को बोला तो ये इंडिविजुअल कोड अलग अलग कोड होंगे डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा पाथ फॉलो करना चाहते हो। तो कोड कैन नॉट बी सेम बट द आउटपुट ऑफ दैट कोड विल बी सेम। राइट, द प्रोसीजर डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटर, द डिजाइनर, कि उसने कोड किस तरह से लिखा है, मगर मेरा जो फाइनल आउटपुट है वो मेरे को सेम मिलेगा। चलो अब ये कोड लिखना चालू करते हैं। अब ये कोड्स में एक चीज होती है कि अगर मैंने इसका फ्रंट व्यू देखा और फॉर एग्जांपल अगर इसकी जो हाइट है, वर्कपीस की हाइट है 2 mm, राइट, सॉरी 20 mm, 2 mm नहीं, वर्कपीस की हाइट है 20 mm और ये है मेरा स्पिंडल। इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि जो स्पिंडल और वर्कपीस के बीच का जो गैप है ये आपको छोड़ना चाहिए, विच इज टू बी 2 mm, अप्रोक्सीमेट 2 mm। इसका रीजन बताता हूँ। ये है हमारा वर्क स्टेशन का वर्क टेबल, ये हमारा वर्कपीस रखा हुआ है। अब जब स्पिंडल एक रैंडम पोजीशन से ये पोजीशन पे पहुंचता है तो वी यूज G00 एज द कोड, रैपिड मोशन, याद है ना, G00 यूज करते हैं। अब रैपिड मोशन में क्या होता है, जब स्पिंडल फुल स्पीड में अपना ओरिजिनल लोकेशन छोड़ के वर्कपीस के लोकेशन पे जाता है तो देयर इज ऑलवेज अ जर्क बिकॉज ऑफ द मोमेंटम, देयर इज ऑलवेज अ जर्क बिकॉज ऑफ द मोमेंटम, due to which there might be a small interaction with the workpiece and the tool। मतलब आपने अपना हाथ भी, अगर आपने आपके हाथ पे अगर फुल कंट्रोल है, आपके पर्सनल हाथ पे अगर आपको फुल कंट्रोल है, और अगर मैं बोलूं कि टेबल को टच नहीं करना है, बस टच करना है, मतलब ये जो पर्टिकुलर टॉप है ना टेबल का, इसको आपको अपनी फिंगर से सिर्फ फुल स्पीड में अपनी फिंगर लेके जानी है और सिर्फ टच करना है, मतलब एग्जैक्टली उसके कोऑर्डिनेट पे, मतलब अगर समझो ये कोऑर्डिनेट होता है 2,2 तो आपको 2,2 पे रुकना है, 2,2.1 पे नहीं जाना है। तो आप कर पाएंगे क्या वैसा? डेफिनेटली नॉट, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। ये जो 1 mm है ना, 0.1 mm, इसका इंटरेक्शन, एक्स्ट्रा इंटरेक्शन होता ही होता है। ऑलराइट, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस
0.1 का इंटरैक्शन, दिस इज अनड्यू इंटरैक्शन, ये दिस वाज नॉट नीडेड। इससे क्या होता है ना, वर्कपीस के अंदर डेंट आता है, और अगर इतनी स्पीड में वर्कपीस और टूल का इंटरेक्शन हुआ तो देयर आर चांसेस कि या तो वर्कपीस डैमेज हो जाएगा या तो टूल डैमेज हो जाएगा। टूल डैमेज हुआ तो टूल का खर्चा बढ़ेगा, वर्कपीस डैमेज हुआ, ज्यादातर तो वर्कपीस डैमेज होता है। और अगर हल्का सा झटका लग गया और वर्कपीस डिसओरिएंट हो गया, मतलब अपनी जगह से हल्का सा हिल गया, तो भी प्रॉब्लम। क्यों, आगे जाके जितने भी लोकेशन आप स्पिंडल को दोगे, कोऑर्डिनेट दोगे, वो सारे ऑल्टर्ड हो जाएंगे। इसलिए इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस अनफोर्सीन इंटरैक्शन, ये जो इंटरैक्शन है विच इज नॉट नीडेड, इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस इंटरैक्शन, हम क्या करते हैं, 2 mm का गैप रख के उसको बोलते हैं कि लोकेशन पे आ। तो मतलब हमने z एक्सिस को, वर्टिकल है ना, z एक्सिस हमेशा वर्टिकल रहता है, तो z एक्सिस को हमने ऑल्टर किया। अब इसकी हाइट कितनी हो गई, टोटल हाइट, इसकी हाइट हो गई 22। जो स्पिंडल को ट्रैवल करना पड़ेगा ना डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो हो गया 22। तो नाउ z एक्सिस विल बी 2 mm प्लस 20 mm ऑफ द वर्क पीस प्लस 2 mm ऑफ द ट्रैवल। मैं आपको वो डिटेल्स दूंगा, अभी फिलहाल के लिए अभी इतना देखो। तो मैंने अभी फिलहाल के लिए इसको, ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो कोऑर्डिनेट है, ये है एक्स वाई का कोऑर्डिनेट। मतलब मैंने इसको एक्स वाई की लोकेशन दी और z की लोकेशन इज 20 प्लस 22। समझ रहे बात को, समझे कि नहीं? मतलब वर्कपीस यहाँ पे, टूल यहाँ पे आने वाला है, तो टूल को मैंने एक रैंडम पोजीशन से उठा के ये पोजीशन पे एम किया, मगर मैंने उसको टच नहीं किया वर्कपीस से। समझे बात को सब लोग? हाँ सर। कोई ऐसा जिसको नहीं समझा? एनीवन? अब वापस से हम वो वीडियो देखेंगे। ये था ना, अच्छा इसकी जो कटिंग हो रही है बेटा, गौर से देखो, ये वीडियो गौर से देखो, वीडियो नहीं इनफैक्ट फोटो, गौर से देखो इसकी कटिंग कहाँ से हो रही है। ये जो कटिंग कर रहा है, ये कटिंग कहाँ से हो रही है? टूल की बात करें अगर, टूल कटिंग कहाँ से कर रहा है? टूल पॉइंट से हो रहा है एकदम। हाँ, टूल कटिंग कहाँ से कर रहा है? सरकमफरेंस से कर रहा है अपने, कि टिप से कर रहा है? सरकमफरेंस से कर रहा है। सरकमफरेंस से कर रहा है। अच्छा ये जिसको टूल ऊपर आ रहा है, ये टूल ऊपर आया ना, अगर मैं इसको वापस से बैक जाऊं, सबसे पहले क्या होगा, टूल कोई लोकेशन पे था, ठीक है, टूल अपना एक रैंडम लोकेशन पे था, टूल ने चालू किया इधर से, ये पॉइंट से टूल चालू किया काम करना, हाँ कि ना? अब इधर से नीचे आया वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड फिर इधर से ये पाथ फॉलो करते करते इसको कंप्लीट करेगा लूप डी का, फिर वापस से वो डेप्थ में जाएगा और वो लूप कंप्लीट करता जाएगा और वो डेप्थ में जाता जाएगा। मतलब उसने अभी फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे, अगर ये पोजीशन से चालू किया होता, मेरा पॉइंटर दिख रहा है ना माउस का, सबको हाँ दिख दिख रहा है? रहा है। हाँ, तो ये पोजीशन से अगर उसने चालू किया होता
और समझो यहाँ पे कहीं रैंडम पोजीशन पे ये जो स्पिंडल है रैंडम पोजीशन पे होता और ये एकदम फुल स्पीड में दैट इज G00 रैपिड मोशन में अगर यहाँ पे इंटरैक्ट करता वर्कपीस से इंटरैक्ट करता तो ये देखो ये जो डैमेज है ना ये सब ऐसा कुछ डैमेज हो जाता वर्कपीस। ऑलराइट, तो हमने क्या किया, हमने वर्कपीस को थोड़ा ऊपर रखा, सॉरी स्पिंडल को थोड़ा ऊपर रखा। ऊपर रखने के बाद हमने उसको धीरे से इसके अंदर ये पॉइंट पे इंसर्ट किया और इंसर्ट करने के बाद हमने उसको जो पाथ है हमारा ओरिजिनल पाथ उस पे लोकेट किया। अब ये सीक्वेंस देखना स्पिंडल का, स्पिंडल अपनी डेप्थ कैसे डिसाइन कर रहा है। अब ये उधर से निकलेगा और फिर ये हो गया पॉजिटिव जेड एक्सिस, वर्कपीस के अंदर जाएगा, ये अंदर गया वर्कपीस के तो हो गया नेगेटिव जेड एक्सिस, और वर्कपीस से बाहर आएगा तो हो गया पॉजिटिव जेड एक्सिस। वो बाहर आया फिर डेप्थ में गया। ऑलराइट, ये मिला हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ये है मेटल, ये देखो देखो देखो, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्कपीस ऊपर था, ठीक है, आपने देखा वर्कपीस ने अपना लोकेशन चेंज किया, सबने देखा? हेलो, सर अब वर्कपीस ने अपना लोकेशन चेंज किया तो उसने जेड एक्सिस चेंज किया कि सीधा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चेंज किया? सर नहीं देखा था। देखिए अब ये स्पिंडल मूव हो रहा है दूसरे लोकेशन पे, तो उसने जेड एक्सिस चेंज किया सबसे पहले कि खाली एक्स और वाई चेंज किया? ये देखो मूव हो रहा है, पहले जेड चेंज किया ना सर। जेड चेंज ही नहीं किया उसने, अपना लोकेशन चेंज किया। उसने सिर्फ ये मूवमेंट किया, ये वाला डाउनवर्ड मूवमेंट किया ही नहीं, डाउनवर्ड मूवमेंट उसने बाद में किया। ये देखो वापस से बताता हूँ, ये देखो ये लोकेशन चेंज कर रहा है, अब डेप्थ चेंज कर रहा है, दिखा? हाँ सर देखा देखा। ये क्यों, ऐसा क्यों किया उसने? डायरेक्टली पहले डेप्थ पे क्यों नहीं गया वो? सर फिर वो साइड से आते आते कट होता रहता ना। हाँ, तो अगर वो डेप्थ पहले लेता, मतलब जेड एक्सिस नेगेटिव पहले लेता, मतलब स्पिंडल नीचे चला जाता फिर एक्स और वाई एक्सिस में मूव करता, तो वो ये वर्कपीस है ना उसको काटते हुए आ जाता, बिकॉज हमको ये अवॉइड करना था, राइट? दिस इंटरैक्शन वी हैव टू अवॉइड, क्योंकि वर्कपीस को डैमेज हो जाता, इसीलिए उसने प्रिकॉशन के तौर पे क्या लिया, पहले अपना एक्स और वाई लोकेशन चेंज किया, पर्टिकुलर लोकेशन पे आया, पर्टिकुलर लोकेशन पे आया, जब लोकेशन उसका फाइनल हो गया तब वो नीचे जा रहा है और फिर कटिंग चालू किया उसने। बात समझिए आप लोग को? तो जब भी आप कोडिंग लिखेंगे तो सबसे पहले आप वो पर्टिकुलर लोकेशन पे जाएंगे, उसके बाद वर्कपीस के अंदर जाएंगे। कन्वेंशन समझा सबको, एवरीवन? हाँ सर। अब ये जो मेटल है, मेटल की कटिंग देखो। अब ये मेटल को एक पर्टिकुलर डेप्थ पे काटेगा, उसके बाद उठेगा। एवरी स्टेप इज इंपॉर्टेंट, एवरी स्टेप इज इंपॉर्टेंट। इसने मेटल को काटा, उसके बाद उठा, ऊपर आएगा, ऊपर आया, दूसरे लोकेशन पे गया, फिर नीचे गया, देखा ये सीक्वेंस?
दिखा कि नहीं सबको? सबको दिखा? तो हमको कोडिंग भी इसी तरह से करनी है। आई एम टेकिंग अ न्यू पेज। अब एक है मेरा वर्कपीस का फ्रंट व्यू, उसके बाद आई हैव दिस वर्कपीस का डायमेंशन। अभी बहुत सारी चीजें आपके ऊपर से गई होंगी सर के, मगर जैसे हम कोड लिखना चालू करेंगे ना, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। ये है फॉर एग्जांपल 100 mm। ये है दिस इज 100 mm, this is 150 mm, I label this as A, B, को भी लेबल नहीं करता। यहाँ पे मेरे स्पिंडल का लोकेशन मेरे को दिखाना पड़ेगा एग्जाम में। दिस लोकेशन इज Z0। I label this as height number 1, H01। इसकी हाइट है 20 mm। ये उन्होंने मुझे वर्कपीस का डायमेंशन दिया। अब इफ दिस पार्ट इज 0 0, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? टेल मी कोऑर्डिनेट। 0 0 0,0। इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 100,0 100,0। ये ऊपर वाले का 100,150 100,150। एंड ये 150,0,150 0,150। 150। ये तो हो गया वर्कपीस का डायमेंशन। ये हो गया वर्कपीस का डायमेंशन। मगर अगर आपने गौर से देखा होगा, तो अगर ये वाला स्पिंडल है, तो स्पिंडल के टिप से मशीनिंग हो रही है कि स्पिंडल के सरकमफेरेंस से मशीनिंग हो रही सरकमफेरेंस हो रही है ना? सरकमफेरेंस से होती है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे स्पिंडल बनाया, ये समझो ये मैंने ये वाला एज जूम इन किया, ये पर्टिकुलर एज जूम इन किया, और मुझे अगर स्पिंडल को यहाँ पे रखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा है, यहाँ पे ये टिप, तो अगर मैंने टिप इसके ऊपर रखा, टिप ये वाला जो टिप है ना, ये इसके ऊपर रखा, तो ये जो स्पिंडल है वो ऐसा हो जाएगा। करेक्ट? हाँ सब लोग हाँ कि ना? हाँ हाँ सर। मगर मुझे चाहिए कि मुझे मालूम है कि मेरे जो कटिंग हो रही है वर्कपीस की, वो तो पेरीफेरी से हो रही है, इसके सरकमफेरेंस से हो रही है, तो मुझे सरकमफेरेंस यहाँ पे रखना चाहिए ना। तो इसीलिए व्हाट आई डू इज, मैं यहाँ पे एक सेक्शन बनाता हूँ, और मैं इस वर्कपीस पे वर्कपीस के बाहर
मैं ये सर्कल मतलब मेरा टूल का लोकेशन करता हूँ। ऑलराइट, ये टूल का लोकेशन करता हूँ। अब ये टूल जब मूव करेगा तो ये ऐसे मूव करेगा। यस और नो? हाँ के ना? हाँ के ना? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। अब ये जो पेरीफेरी से कट करते 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 आगे जाएगा, ये पेरीफेरी से कट करते करते आगे जाएगा। अब ये आगे जा रहा है तो मूवमेंट कौन कर रहा है? वर्कपीस कर रहा है कि टूल कर रहा है? टूल कर रहे हैं। टूल कर रहा है, मतलब वर्कपीस हमारा स्टेशनरी है। तो मुझे कोऑर्डिनेट किसको देना होगा? वर्कपीस को देना होगा कि टूल को देना होगा? मूवमेंट किसका हो टूल रहा है? को देना टूल का। होगा। तो टूल को कोऑर्डिनेट देना होगा। अब अगर मैं कोऑर्डिनेट देता हूं 0,0, तो टूल तो बेसिकली कोऑर्डिनेट यहाँ से सेट कर रहा है ना, अपने टिप से सेट कर रहा है। तो टूल क्या करेगा? पोजीशन करेगा ये वाला, ए पोजीशन पे चला जाएगा। मगर वो तो यहाँ से फिर काट देगा उसको, वर्कपीस ऊपर से कट जाएगी। मगर मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ? कोऑर्डिनेट को ऑल्टर करता हूँ। कोऑर्डिनेट को ऑल्टर करता हूँ। अब मैं ये जो पोजीशन है, ये वाले पोजीशन को नाम देता हूँ पोजीशन ए। और वो पोजीशन अगर मेरे टूल का डायमेंशन 10 mm का डायमीटर है तो इसका रेडियस कितना हुआ? 5। 5 हुआ। हाँ। हाँ सर, अब 5 हुआ। अब अगर ये 0,0 है तो ये पॉइंट ए पॉइंट कितने डायमेंशन का कोऑर्डिनेट का क्या हुआ उसका? अगर दिस इज 0,0, -5,0। -5, कॉमा, एक्स एक्सिस में -5 और वाई एक्सिस में -5। समझे बात? बात समझे कि वापस समझाऊं? ये जो स्पिंडल है, दिस इज माय वर्क पीस एंड दिस इज द लेबलिंग, मतलब ये और ये और ये मेरा स्पिंडल नीचे की तरफ। ठीक है, ये नीचे और ये नीचे, ये है 0,0। तो कोऑर्डिनेट क्या हुआ इस पॉइंट का अगर डायमीटर 10 है तो? यस। कितना आएगा कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट कितना आएगा बेटा? हाँ सर, -5, -5, -5, -5, -5, -5। -5। समझा सबको? हाँ सर सर। उसके जो हाँ। टिप पॉइंट है उससे कोऑर्डिनेट लेने का ना? हाँ, जो फिक्स पॉइंट है पहले उसको 0,0 करने का, और वो 0,0 करने के बाद अब जितना भी डायमीटर है स्पिंडल का, फॉर एग्जाम्पल अगर स्पिंडल का डायमीटर होता 8 mm, तो ये कितना होता? -4 -4। -4, -4। यस, वेरी गुड। दिस वुड हैव बीन -4, -4। मैं एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को, एकदम अपना टाइम लेके, क्योंकि तुम लोग को ईच एंड एवरी डिटेल कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहा हूँ मैं, डायरेक्टली न्यूमेरिकल पे जंप नहीं किया। ऑलराइट, अब ये हो गया -5, -5, बिकॉज मेरे जो स्पिंडल है, जो टूल है, उसका डायमीटर था 10। अब मेरे को लोकेशन तो मिल गया, दैट इज माय रनिंग कोऑर्डिनेट तो मिल गया, इनिशियल कोऑर्डिनेट। अब वो स्पिंडल है वो आगे बढ़ता जा रहा है, अब ये आएगा ये लोकेशन पे, तो मुझे ये लोकेशन पे स्टॉप करना है उसको कि आगे बढ़ाना चाहिए? फिर से मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ। ये है मेरा ये वाला लोकेशन, ये करंट लोकेशन। मैंने पूछा कि स्पिंडल का जो सेंटर है, ये वाला जो सेंटर है, वो मुझे यहाँ पे रोक देना चाहिए कि मुझे इसको आगे बढ़ाना चाहिए?
सर रोक देना चाहिए ना। अगर मैंने रोक दिया और फिर यहाँ से मैंने दूसरा मूवमेंट किया, ऊपर भी काटना है ना मुझे, और मुझे ये एज चाहिए, ये वाला, तो स्पिंडल अभी तक काटा कहाँ है पूरा? स्पिंडल ने तो यहीं तक काटा है, ये एज तक पहुंचा ही नहीं है अभी तक। अगर ये एज को क्रॉस करता है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग के हाथ में बुक है ना, बुक है ना बेटा, बुक को करो बंद, ठीक है, बुक को बंद करो और टेक योर फिंगर, फिंगर एंड ये पेरिफेरी में आप वो फिंगर को रोटेट करो, मतलब मूवमेंट दो, क्योंकि आपकी पेरिफेरी, फिंगर की जो पेरिफेरी है वो कटर है। तो अगर आप इसके इनलाइन पे रोकते हो तो आपकी बुक का डायमेंशन चेंज हो जाएगा कटिंग में, देखे? हाँ सर चेंज हो रहा है ना? क्योंकि क्या कर रहा है वो, इधर से कटिंग चालू कर दिया फिर, क्योंकि ये देखो ना, ये इनलाइन है क्या ना, तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो स्पिंडल है ये वर्कपीस को क्रॉस करे। क्रॉस कैसा करे? कोऑर्डिनेट चेंज करना पड़ेगा ना सर। नहीं, हमको इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा इसके रेडियस के हिसाब से, मतलब द नेक्स्ट लोकेशन ऑफ द स्पिंडल विल बी आउटसाइड द वर्कपीस, दैट इज हियर, ताकि जब ये अब ये मूवमेंट करे ऊपर का, अब ये अगर ऊपर का मूवमेंट करे तो ये कटिंग, मतलब मेरा जो 100,0 का जो कोऑर्डिनेट है वर्कपीस का वो मुझे मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे रुक गया होता, अगर मैं इस लोकेशन पे रुक गया होता तो क्या होता पता है? अगर मैं यहाँ पे रुक गया होता, अगर मैं इधर रुक गया, ये पोजीशन पे रुक गया होता, तो ये जाता स्ट्रेट ऊपर और ये इसको काटते हुए जाता। दिखा? समझा बात? हाँ हाँ सर। तो आई डोंट वांट दैट, आई वांट माय प्रॉपर डायमेंशन 0,0 100,0, क्योंकि मुझे 150/100 का मुझे प्लेट चाहिए कट करके, दिस इज माय फाइनल तो एम। सर ये 105,0 होएगा ना। हाँ, तो नया कोऑर्डिनेट बी का विल बी 105,0, वेरी गुड। तो इसमें मुझे डायमीटर का हाफ रेडियस मुझे जीरो का ऐड सर -5 होगा ना, ऐड करना पड़ेगा। हाँ, -5 होगा ना, 105 कॉमा -5, -5। -5, 0 नहीं होगा, -5 होगा। राइट, अब the same location, I hope now things are clear, getting clearer, clearer करके कोई वर्ड नहीं होता। now the next location is here, इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? C का, C will be 105, 155। 105, 155, मतलब 150 तो यहाँ तक हुआ, ये लोकेशन तक, मगर वो 5 mm ऊपर गया और ऊपर, तो दिस बिकम्स 155। सिमिलरली at this location, that is location D, what will be the coordinate? -5, -5, -155। 155, करेक्ट? सबको डायमेंशन मिल गया? एनी डाउट इन डायमेंशन? एनी डाउट? किसी को कोई भी डाउट प्लीज पूछिए, बिकॉज यही है इंपॉर्टेंट पार्ट। कुछ भी डाउट कोऑर्डिनेट्स में? बिकॉज बेसिकली ये पूरी मशीनिंग है, ये कोऑर्डिनेट का खेल है। कोऑर्डिनेट मिल गया तो स्पिंडल को आप मूव कर सर सकते हो। हाँ बोलिए। अगर मैंने ये जो टूल को -5, -5 दिया तो वो अपना ओरिजिन कहाँ से लेगा? ये ओरिजिन होता है वर्क टेबल का ओरिजिन। अब एक होता है, रुक मैं उस पर आ रहा हूँ ना, ये कोऑर्डिनेट में प्रॉब्लम है क्या नहीं। किसी को भी दूसरों?
कोई और? मालका, नहीं मनीष, सर। नयन, ऋषिकेश, रोहित, उसामा? नहीं ओके सर। ओके। अब एक होता है वर्कपीस का स्टार्ट पॉइंट विच इज 0,0, जो कि आपने अभी देखा, वर्कपीस का स्टार्ट पॉइंट। अब एक होता है टेबल का स्टार्ट पॉइंट। अब जरूरी नहीं है ना मेरे पास जो वर्कपीस है वो टेबल के डायमेंशन का होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरा टेबल है, वर्क टेबल, और ये मेरा छोटा सा वर्कपीस है उसके ऊपर रखा हुआ। अब दिस इज ये वाला पॉइंट 0,0, और ये वाला जो है ये -5, -5। मगर ये होता है टेबल का वर्क 0,0। तो मैं टेबल के 0,0 पे तो नहीं जाता हूँ, बट मैं क्या करता हूँ ना, देखो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब भी आप टूल चेंज करेंगे, वेन एवर यू हैव टू गो फॉर अ टूल चेंज का कोड, टूल चेंज इज ऑलवेज एट द स्टार्ट पॉइंट। टूल चेंज इज ऑलवेज एट द स्टार्ट पॉइंट, जो कि वर्कपीस का स्टार्ट पॉइंट नहीं रहेगा, जो कि वर्कपीस का स्टार्ट पॉइंट नहीं रहेगा। You have to define a new start point at a certain distance from the workpiece। मतलब अगर आपको टूल चेंज करना है तो आपका जो टरेट है, टरेट टरेट मैंने बताया था ना आपको, यस सर। टूल होल्डर, राइट। टूल अब होल्डर। सीएनसी का जो टूल होल्डर है दैट इज कॉल्ड टरेट, उसको मुझे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस दूर लेके जाना है वर्कपीस से, फिर मेरे को टूल चेंज करना है, फिर मेरे को वर्कपीस के पास लेके आने का है। मतलब क्या होता है कि अगर ये मेरा टेबल है तो टेबल को तो अभी छोड़ दो, हटा दो, क्योंकि टेबल तो कितना भी बड़ा हो सकता है। इफ दिस इज द वर्क पीस, देन आई हैव टू डिफाइन, डिफाइन मतलब मुझे डिफाइन करना है एक पर्टिकुलर लोकेशन विच इज अवे फ्रॉम द वर्क पीस एज अ स्टार्ट पॉइंट। दिस कैन बी -100, -100 फ्रॉम 0,0, इतना डिस्टेंस पे भी हो सकता है। अब यहाँ पे आप करोगे अपना टूल चेंज। अब ये दूर आने का मकसद क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर मी टू गो दिस पाथ? प्रिकॉशन। प्रिकॉशन, बिकॉज टरेट है ना बेटा, टरेट, इसके पेरीफेरी पे ना टूल्स लगे हो रहते हैं। अभी 6 स्टेशन टरेट, 8 स्टेशन टरेट, कितना भी स्टेशन टरेट, कोई टूल का डायमेंशन लेंथ इतना होगा, कोई टूल का डायमेंशन इतना होगा, कोई टूल का और बड़ा होगा। तो अगर ये टरेट घूमता है और यही लोकेशन पे खड़े होके घूम जाता है, तो देयर आर चांसेस कि जो टूल है ना, टूल का अनकोऑर्डिनेटेड इंटरेक्शन हो जाएगा विद द वर्कपीस, और वो वर्कपीस को डैमेज कर सकता है या टूल को डैमेज हो सकता है। इसीलिए इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आप प्रिकॉशन ले रहे हैं एंड देयर इज नो इंटरेक्शन, नो कंट्रोल्ड इंटरेक्शन बिटवीन द वर्कपीस एंड द टूल, हम क्या करते हैं, वर्कपीस को और टूल को थोड़ा अलग कर देते हैं जब हम टूल चेंज करते हैं। तो मेक श्योर, आप लोग लिख लो वहां पे, वेन एवर देर इज अ प्रोसेस ऑफ टूल चेंज, गो टू द स्टार्ट पॉइंट। लिख लिया? क्या लिखने का सर? भी तो बोला, whenever there is a process of tool change, comma, tool change should always be done at the start point of the table, or the defined start point। हो गया? लिख लिया? अब गौर करो इधर, whenever you start a program, whenever you start a program, आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी है प्रोग्राम चालू करने से पहले।
अब सबसे पहले हमको डिफाइन करना पड़ेगा इसका, इस पे कौन सा ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन कौन सा हो रहा है? फेस मिलिंग ना। मैं मशीनिंग लिखने वाला था। ऑलराइट, ऑपरेशन इज फेस मिलिंग ऑपरेशन। नाउ टूल डायमेंशन क्या रहेगा? टूल डायमीटर। टूल डायमीटर नहीं लिखते अपन, टूल लिखते हैं। टूल इज, मैं लेबल करता हूँ T01, टूल नंबर 1। बहुत ध्यान से सुनिए, इट इज T01, टूल नंबर 1 ऑफ डायमीटर 10 mm। ठीक है। अब T01 के साथ हमेशा प्रिकॉशन के लिए, दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर दैट वी फॉलो ओनली इन द राइट अप पार्ट। T02 हम लेते हैं एक डमी टूल। मैं आपको टूल चेंज करने का ऑपरेशन बताना है, इसलिए मैं डमी टूल ले रहा हूँ। वैसे टूल चेंज के मतलब डमी टूल हम रखते हैं हमेशा टरेट में। ठीक है, तो वी हैव दिस टू। इसके अंदर ऑपरेशन कितने हो रहा है? एक ही ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, तो हमने कितना टूल लिया? कितना टूल लिया? 2 टूल 2 टूल। है ना। एक तो हम ऑपरेशन करने वाले हैं और दूसरा है डमी टूल। अब पाथ टू बी फॉलोड, पाथ क्या रहेगा? हम पहले शुरू कहां से करेंगे? ए से। ए से कहां जाएंगे? बी पे, फिर सी, डी एंड बैक टू ए। हमको ये पाथ फॉलो करना है। मतलब हमको ऑब्जर्वर या ऑपरेटर को या कस्टमर को या एनीवन हु कैन रीड द प्रोग्राम, उसको दिखाना है कि हमने ये प्रोग्राम लिखा है तो हमने कौन से प्रोसीजर से लिखा है, कौन सा पाथ फॉलो करके लिखा है। ऑलराइट, समझे बात? ये इंपॉर्टेंट है, हमको पाथ लिखना जरूरी है। उसके बाद हम चालू करते हैं अपना प्रोग्राम। अब प्रोग्राम चालू करने से पहले हम इंडिकेटर देते हैं कि यहां से प्रोग्राम चालू होने वाला है, तो हम लिखते हैं %साइन। मतलब सामने वाले को समझ जाएगा कि देखो ये पूरी स्टोरी लिखी, उसके बाद ये %साइन डाला, मतलब यहां से प्रोग्राम चालू हो रहा है। अब दिस इज नॉट एन एग्जीक्यूशन कमांड, जैसे कि हम C++ जावा आपने किया ना अभी बचपन में, सी वहां प्लस पे प्लस के ऐसा हाँ कमेंट के लिए हम कुछ लिखते थे, बैकस्लैश, STDIO, हाँ वो सब है लिखते ना। थे। ये तो ये हाँ। एग्जीक्यूट नहीं होता था। ये जो कमांड हम बैकस्लैश में लिखते थे वो एग्जीक्यूट होता था क्या? कमेंट लाइन होता था ना, वो कमेंट लाइन। तो कमेंट लाइन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता। तो ये यू कैन कंसिडर दिस एज अ कमेंट सेक्शन, जहां पे हम सामने वाले को इंडिकेशन दे रहे हैं कि दिस इज वेयर द प्रोग्राम इज अबाउट टू स्टार्ट। ये एग्जीक्यूट नहीं होता है। ये कंप्यूटर ये लैंग्वेज नहीं समझता, CNC प्रोग्रामिंग ये लैंग्वेज नहीं समझता है। तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका एक नोटेशन है कि प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोग्राम नंबर। प्रोग्राम नंबर कौन सा डालूं, क्या डालूं तुम बताओ? N01। 101, चलो ठीक है। प्रोग्राम नंबर 101, एक रैंडम प्रोग्राम। उसके बाद अब यहाँ से प्रोग्राम नंबर के बाद से हमारी चालू होती है कोडिंग। अब कोडिंग में फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा N010, ध्यान से देखिएगा, N010, G00, G71 एंड G90। ठीक है, व्हाट इज N010? लाइन नंबर 1। लाइन नंबर। अब ये लाइन नंबर है, लाइन नंबर आप कुछ भी लिख सकते हो, N001 भी लिख सकते हो, N100 भी लिख सकते हो, N110 भी लिख सकते हो, N010 भी कुछ भी लिख सकते हो। हाँ, हम लोग का सेकेंड लेक्चर भी है सर 12:30 को। 12:30 को है।
हाँ सर। अरे यार। हाँ सर। चलो ठीक है, आप लोग कोड लिखना चालू करो। चलो, यू वांट मी टू राइट द कोड्स और हम फिर से एक्सप्लेन करें बाद में? सर नेक्स्ट लेक्चर बेटर रहेगा। हाँ सर, सर अभी लेक्चर भी हमारा। सीधा कोडिंग पे चल सकता अरे है यार, सर। इतना जल्दी जल्दी लेक्चर मत रखो यार। सर मेरे सर को को बोलो सर ना आप। हम लोग नहीं सर रखे, को कल बोलो भी सर। एमडी हुआ और आज भी एमडी हुआ। बलराम बोलो सर से तो बात सर को करो हमारा जरा। कौन ले रहा है? लेक्चर एमडी कौन ले रहा है? शंकर झा। शंकर झा सर। शंकर सर। हाँ यस सर। यार इतना जल्दी तो सर हम अभी लोग देखो। बोलते, हम लोग बोले थे कि सिराज सर 2.5 घंटा लेते लेक्चर। हाँ सर, बोले थे हम लोग। चलो ठीक है, गो फॉर द लेक्चर नाउ। मेरे को बात करना पड़ेगा यार। चलो ठीक है, ठीक है, चलो। सर आप बात कर लो। हाँ 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 सर। ठीक है, बाय बेटा, बाय। ओके सर, बाय। थैंक यू सर।